नमस्कार, मैं साध्वी देव योगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नए विषय को लेकर, जो कि है नेत्रों से संबंधित समस्याएं। नेत्रों से संबंधित समस्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठे रहना। स्क्रीन में जैसे कि फ़ोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन या फिर टीवी की स्क्रीन। फ़ोन का टाइम आप लिमिट कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर आदि जैसी चीज़ें आपको कार्य के लिए करनी पड़ती हैं, प्रयोग करनी पड़ती हैं। उसके लिए आज के सत्र में हम जानेंगे योगाभ्यास कि कैसे आप कार्य के लिए स्क्रीन को यूज़ करते हुए भी आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। आपके अधिक धूल, धुआं, प्रदूषण आदि से आंखों का इफेक्ट होना भी हो सकता है। आपके पाचन संबंधी समस्याएं हों, उससे भी आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। यदि आप स्ट्रेस और एंजाइटी आदि से परेशान हैं, उसका भी दुष्प्रभाव आपकी आंखों पर पड़ सकते हैं। यदि आप नींद पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, उसका भी दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ता है। तो आइए आज के सत्र में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम योगाभ्यास, प्राणायाम और एक्यूप्रेशर, इसी के साथ साथ खान पान का ध्यान रखकर किस प्रकार हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं एवं उन्हें लंबी आयु तक अपना साथ निभाने के लिए तैयार कर सकते हैं। आंखों से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि मायोपिया, हाइपरोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, कैटरेक्ट, कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा आदि। इन सभी प्रकार के आंखों के रोगों से निजात पाने के लिए आज के सत्र में हम करेंगे कुछ योगाभ्यास, कुछ प्राणायामों का अभ्यास, एक्यूप्रेशर और कुछ खान पान का ध्यान रखते हुए हम अपनी आंखों को स्वस्थ और दीर्घायु बना सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास में इसके लिए किया जाता है शीर्षासन, सर्वांगासन और पर्वतासन, जिससे कि आपके शरीर से ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, जो कि आंखों को स्वस्थ बनाता है। परंतु शीर्षासन सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। अनेक रोगों में उसका निषेध भी है, पर आंखों से संबंधित अभी बात चल रही है, तो ये विशेष ध्यान दें कि जब आप शीर्षासन करें, यदि सामान्य थकान के कारण आपका सर भारी है या फिर आंखों से संबंधित सामान्य समस्याएं हैं, तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। परंतु यदि आंखों से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं, आपकी आंखें लाल रहती हैं, एलर्जी बहुत हाई रिस्क पे जा चुकी है, आपकी आंखों में समस्या अधिक बढ़ चुकी है, तो शीर्षासन से बचें, शीर्षासन न करें। उसकी जगह आप विपरीत करनी या फिर सर्वांगासन जैसा अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शीर्षासन करें और ये ध्यान रखें कि जो भी सावधानी बताए वो व्यक्ति शीर्षासन ना करें, वे सर्वांगासन या फिर पर्वतासन का अभ्यास करें। आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार दाईं ओर मुड़ के बैठ जाएंगे। आप किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं, बाईं ओर, दाईं ओर, किसी भी तरफ। दोनों हाथों को इस प्रकार सामने इंटरलॉक करेंगे। इंटरलॉक करते हुए इस प्रकार सामने रख देंगे और इंटरलॉक की हुई हथेलियों के बीच में अपने सिर के ऊपर वाले भाग को टिका दें और अपने कमर के हिस्से को पीछे से ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को धीरे धीरे घुटनों से सीधा कर दें। घुटनों से सीधा करने के बाद धीरे धीरे पैरों को पास मिलाएं और धीरे धीरे इस प्रकार एक पैर पे बैलेंस बनाएं। फिर दूसरे पैर को भी इस प्रकार ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने आप को सीधा ऊपर कर दें। इस प्रकार शीर्षासन करने से आपके मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ता है। आपके मस्तिष्क की सभी नसों को पर्याप्त रक्त संचरण होता है, जिससे कि आपकी आंखें स्वस्थ होती हैं। इस प्रकार प्रारंभ में 1 से 2 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 5 मिनट से आधे घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार वापस आएंगे और इस प्रकार कुछ सेकंड तक शशक आसन के अभ्यास में विश्राम करेंगे। शशक आसन के अभ्यास में विश्राम करने के बाद धीरे धीरे इस प्रकार उठेंगे सामने से और हाथ पार्श्व भागों से नीचे लाकर घुटनों पर रख देंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए आप इस प्रकार पैरों को सामने खोल लेंगे। सर्वांगासन के अभ्यास के लिए इस प्रकार पैरों को सीधा करते हुए धीरे धीरे पीछे लेट जाए। पीठ केवल पूरी तरह लेटकर पैरों को मोड़ते हुए धीरे धीरे अर्धहलासन में लेके जाएं। अर्धहलासन में उठाने के बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाएं और कमर को सहारा देते हुए जितना ऊपर उठा सके उतना ऊपर उठा दें। यदि आंखें खुली हैं तो अपनी दृष्टि पैर के अंगूठों पर रखें, नहीं तो आंखें बंद भी कर सकते हैं।
प्रकार 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाकर पैरों को ज़मीन पे सीधा कर दें। तो ये जाना हमने आँखों के लिए और मस्तिष्क के लिए भी सर्वांगासन का अभ्यास। आइए अब अगला आसन का अभ्यास करते हैं, जो कि है पर्वतासन। पर्वतासन का अभ्यास खड़े होकर या फिर बैठकर किया जाता है। उसके लिए हम पहले बैठ जाते हैं बाई करवट लेते हुए। पर्वतासन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार वज्रासन में मुड़ के इस प्रकार बैठ जाएंगे। वज्रासन से आप दोनों हाथों को इस प्रकार कुछ दूरी पर सामने रखें। हथेलियों को कंधों के बराबर गैप पे रखें। आपके कंधे जितने गैप पे खुले हैं उतने ही गैप पे हथेलियाँ रखें। इस प्रकार पीछे से सीधे हो जाएं। पैरों को पंजों से टिकाते हुए पूरे तलवों को टिका दें। पहले इस प्रकार पंजों को टिकाएं, फिर धीरे धीरे पैर को पीछे ले जाते हुए पूरे पैर को पीछे टिका दें। आपका सिर दोनों हाथों के बीच में रहेगा, इस प्रकार आगे या अंदर की तरफ नहीं। आपका सिर एकदम हाथों के बीच में रहेगा और कमर को जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर की तरफ करके रखेंगे। एड़ियों को ज़मीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे। इससे आपके मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मस्तिष्क यदि स्वस्थ है तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। इस प्रकार कुछ सेकंड होल्ड करें। वापस बैठेंगे वज्रासन। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ आसनों का अभ्यास जो कि आंखों के रोगों के लिए किया जाता है, जिसमें कि बताया गया है कि शीर्षासन कुछ रोगों में निषेध है। शीर्षासन की जगह आप सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए आसन के अभ्यास के बाद हम जानते हैं कि कुछ प्राणायामों का अभ्यास करके किस प्रकार हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं तथा 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक अपने साथ चला सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, तत्पश्चात करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम, तत्पश्चात करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे कि किया जाता है ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा के लिए इस प्रकार दोनों हाथों के पहली उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर घुटनों पर रखें और मन को शांत करके लंबी गहरी श्वास लेके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमें नेत्र रोगों में किस प्रकार लाभ होता है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क तक, आपके शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। आंखों के रोग होने के कारण हमारे मस्तिष्क में स्ट्रेस, एंजाइटी आदि सब चीज़ें बढ़ जाती हैं और इसका रिलेशन दूसरी तरफ से भी है। जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से परेशान होते हैं तो भी आपको आंखों से संबंधित समस्याएं सामने आती हैं। तो जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपका मस्तिष्क शांत रहेगा और आपकी आंखें उतनी ही स्वस्थ रहेंगी। तो आइए हम देखते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम कपालभाति के अभ्यास से किस प्रकार अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए उसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखकर दोनों हाथ घुटनों पर रखें और कपालभाति का अभ्यास करें। आंखों से संबंधित रोगों के लिए आप इसका अभ्यास मध्यम, सामान्य, तीव्र किसी भी गति से कर सकते हैं। कपालभाति का अभ्यास कई रोगों में काम आता है। ये कई रोगों का समाधान करता है। आंखों से संबंधित समस्याओं में इसका किस प्रकार लाभ होता है। आंखों से संबंधित समस्याएं कई बार कफ के प्रकोपित होने के कारण होती हैं। आपका पाचन तंत्र यदि विकृत हो जाता है, उसकी वजह से कफ शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगता है, पित्त शरीर में अधिक मात्रा में बनने लगता है। यदि शरीर में कफ अधिक मात्रा में बनता है या फिर ऊर्ध्वजत्रु, यानी कि ऊर्ध्वजत्रु होता है ये जो आपकी कॉलर बोन यहाँ पे होती है, इससे ऊपर का जो भाग है इसे कहते हैं ऊर्ध्वजत्रु। इसमें जब कफ अधिक जमा होने लगता है तो आपको आंखों की समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा आदि। तो इसमें कपालभाति हेल्प करता है उन चीज़ों को हटाने में। कपालभाति ऐसे भी कफ का शमन करता है और कपालभाति डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है, ताकि आपके शरीर में कोई भी प्रकृति ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, वात, पित्त, कफ कोई भी प्रकोपित ना हो। तो इसमें करता है सहायता कपालभाति प्राणायाम। अब इसके बाद देखते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार आंखों के रोगों में सहायता करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में रख लें। वायु मुद्रा के बाद आप एक हाथ को घुटने पर रखेंगे और दूसरे हाथ को इस प्रकार नाक पे लगाते हुए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी आपकी आंखों को स्वस्थ बनाता है। किस प्रकार? अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जब करते हैं तो शरीर में नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन होता है अर्थात आपकी शरीर की सभी नाड़ियों से जो कि कहते हैं 72,72,10,201 नाड़ियाँ हैं, उन सभी के शुद्धिकरण का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, मस्तिष्क की नसें अच्छे से काम करती हैं और पूरे शरीर का नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाता है, जिससे कि शरीर में कफ विकृति नहीं होने पाती, और कफ विकृति नहीं होने पाती तो आपकी आंखों के रोगों के होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राणायाम के अभ्यासों के माध्यम से किस प्रकार हमारी आंखें स्वस्थ रह सकती हैं। तो आइए अब इसके बाद जानते हैं हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम किस प्रकार आंखों को स्वस्थ रखें। एक्यूप्रेशर के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार सामने करें। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग हाथों पे और पैरों पे रिफ्लेक्ट होते हैं। हालांकि मुख पे भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कानों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, शरीर के अलग अलग जगहों पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, पर मुख्यतः हाथों और पैरों में। तो हाथों में हम आंखों का पॉइंट जानते हैं। ये जो आपकी पहली और दूसरी अंगुली है, इसके बीच का ये जो पॉइंट है, ये होता है आपकी आंख का पॉइंट, दोनों हाथों में इसी स्थान पे। तो आप क्या करेंगे, हाथ को इस प्रकार लेकर पहली अंगुली और दूसरी अंगुली के बीच वाला स्थान, ये जो हड्डी होती है इसके ऊपर वाला स्थान, यहाँ पर आप इस प्रकार प्रेस करेंगे। सर्कुलर पोजीशन में भी घुमा सकते हैं, कुछ सेकंड तक लगातार करें। 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार दूसरे हाथ में भी यही पॉइंट, पहली और दूसरी अंगुली के बीच ये वाला पॉइंट। पीछे ध्यान दें कि ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं इससे ऊपर वाला स्थान होता है। आप हाथ को आपस सीधा करेंगे इस प्रकार, तो इस हड्डी से ऊपर वाले स्थान पे इस प्रकार दबाएं। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके सीधे हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट हुआ, किसका? आंखों के लिए। इसी प्रकार हाथों के साथ साथ हमारे पैरों में भी, जैसे कि मैंने बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो पैरों का एक्यूप्रेशर करके भी हम, हाथों का एक्यूप्रेशर अक्सर होता रहता है, हम कुछ भी घी तेल आदि मॉइस्चराइज़र आदि लगा के हाथों को इस प्रकार करते रहते हैं, तो उससे हाथों की नेचुरल मसाज हो जाती है। जिससे कई बार क्या भी होता है कि हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट असर थोड़ा कम करते हैं, पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से असर ज़्यादा होता है, हमें लाभ जल्दी मिलता है। तो आइए देखते हैं पैरों में आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट। पैरों को इस प्रकार तितली आसन में खोल लें। आपके जिस प्रकार पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ पे आंखों का पॉइंट था, उसी प्रकार यहाँ पे पहली और दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ पे आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसे दबाएं और आंखों के रोगों से राहत पाएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से क्या होता है, कई बार आंखों में जब ड्राइनेस हो जाती है तो उसमें भी तुरंत लाभ मिलता है। काम करते करते आंखों में एकदम ड्राइनेस आ जाती है, या फिर स्क्रीन पे काम करते करते आपकी आंखें थक जाती हैं, थोड़ा विश्राम चाहती हैं, तो आप यदि विश्राम नहीं दे पा रहे हैं, मजबूरी है कि आपको काम करना ही पड़ रहा है, तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे प्रेशर दे के भी उस टाइम तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। इस प्रकार इन पॉइंट्स को दबाएं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे हाथों और पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर देकर हम अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए अब अगले चरण में जानते हैं हम किस प्रकार खान पान पर ध्यान देकर, यानी कि अपनी डाइट में कौन सी चीज़ शामिल करें और कौन सी चीज़ हटाएं, इन चीज़ों पर ध्यान देकर हम अपनी आंखों को स्वस्थ बनाएं। खान पान में यदि हम देखें तो पहले देखते हैं पथ्य आहार, यानी कि अपनी डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करें। इसमें आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। आंवला आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवले का सेवन 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, आंवला सोरस का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये आपके कच्चे के रूप में प्रयोग हो। आप इसका चूर्ण बना के भी प्रयोग कर सकते हैं, पानी के साथ रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं और सुबह उठने के बाद भी ले सकते हैं। और तीसरे रूप में इसका प्रयोग आप आंवले के मुरब्बे के रूप में भी कर सकते हैं। आप गाजर का सेवन करें, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गाजर का सेवन आप कच्चा गाजर को खाकर भी कर सकते हैं, गाजर का जूस निकाल भी कर सकते हैं। आप आंवला, गाजर और पालक तीनों का मिक्स जूस भी पी सकते हैं। आंखों के लिए आप डेली बादाम भिगो कर खाया करें, 3 से 5 बादाम डेली भिगोएं और उनका सेवन करें। आप पालक की सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियों का प्रयोग आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सहजन की सब्ज़ी, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ आप देसी घी का सेवन करें। गाय का घी आंखों के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप त्रिफला चूर्ण और देसी घी का सेवन भी कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण अलग से पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके हम अपनी आंखों को स्वस्थ रखें। अब ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम अच्छी डाइट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना खा रहे हों जो आंखों के लिए नुकसानदायक हैं। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ों से हम परहेज़ करें ताकि हमारी आँखें स्वस्थ रहें। आप ठंडी तली हुई चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ें खाने से कफ बढ़ता है। तली भुनी चीज़ें खाने से, गरिष्ठ चीज़ें खाने से कफ बढ़ता है, जो कि आंखों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यदि आपका शरीर में कफ की मात्रा प्रकोपित होती है तो आपकी आंखों पर उससे प्रेशर पड़ता है और वो आपकी आंखों पर धुंधलापन या फिर अनेक रोगों का कारण बनती हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी ऐसा ना डालें जो आपकी आंखों के लिए फ़ायदेमंद ना हो, यानी कि कुछ भी गरिष्ठ भोजन ना डालें, जैसे कि राजमा, बैंगन या फिर उड़द। ऐसी गरिष्ठ प्रकार की चीज़ें, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, इस प्रकार का भोजन ना खाएं। खट्टी चीज़ें भी ना खाएं। खट्टी चीज़ें वात को बढ़ाती हैं और वात अनेक और रोगों को लेकर आता है। वात जब आपका बढ़ता है तो अनेक और रोग भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हम, जैसे कि आपको बताया, ठंडी, खट्टी, तली भुनी चीज़ें छोड़कर हम अपनी आंखों को स्वस्थ बनाएं। तो इस प्रकार हमने आज के सत्र में जाना कि किस प्रकार कुछ आसनों के अभ्यास से, कुछ प्राणायाम के अभ्यास से तथा एक्यूप्रेशर और खान पान का ध्यान रखकर हम अपनी आंखों को स्वस्थ बना सकते हैं। योग केवल दृष्टि ठीक करने का ही तरीका नहीं है, यह दृष्टिकोण को भी ठीक करता है। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए रोग के समाधान को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।